हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे और आप लोगों को ये क्वेश्चन की सीरीज़ बहुत समझ में आ रही होगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं और ये क्वेश्चंस बच्चों मिसलेनियस टॉपिक से रिलेटेड हैं। कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं टच किया जा रहा है। हर तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाता है और ईजीएस्ट वे और टफेस्ट वे दोनों क्वेश्चंस आपको, दोनों तरीके के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं ताकि आपको हर पहलू से जो है टच करने का मौका मिले। ओके, तो चलिएगा आज की क्लास में हम लोगों की चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। 5 hours ए आर टू शॉर्ट अ टाइम टू बी जज्ड वंस कैरेक्टर। आपको मिल यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन एरर वाला क्वेश्चन है। तो एरर वाले क्वेश्चन में आपको मिल रहा है 4 ऑप्शंस हैं जो कि किस पार्ट में एरर है आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देख पा रहे हैं 5 hours R2। आपको एक रूल पता है ना, बहुत बार बताया गया है कि कुछ ऐसे डिस्टेंस होते हैं, कुछ ऐसे मेज़रमेंट होते हैं, कुछ गणितीय आंकड़े होते हैं जो निश्चित एक जो है एक दूरी और एक गणितीय आंकड़े को पूरा करते हैं, तो उसकी वजह से सिंगुलर मान लिया जाता है। तथा क्वेश्चन में तो हिंट आपको दिया ही होता है। यहाँ पर देखिए और टाइम दिया है ना 5 घंटा, ठीक है। टू शॉर्ट बहुत कम समय होता है किसी को के कैरेक्टर को जज करने के लिए, तो यहाँ पर इज रहेगा, ठीक है। मुझे लगता है बहुत से बच्चे इसको कर पा रहे होंगे, बट जिन बच्चों को भी दिक्कत हो रही है तो वे बच्चे प्लीज़ नोट डाउन करें, समझने का प्रयास करें कि कुछ ऐसे निश्चित गणितीय आंकड़े होते हैं। जैसे अगर हम आपको कहें 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो एक बन गया ना। तो उसी प्रकार से 10 माइल्स 5 hours, इस तरीके से आपका कुछ निश्चित समय होता है, कुछ निश्चित दूरी होती है जो होती सिंगुलर है, देखने में वो प्लूरल लगता है, ठीक ना। तो 5 hours इज हो जाएगा, ना कि यहाँ पर आर रहेगा। देखने में करेक्ट लग रहा है बट आप देख पा रहे हैं कि बी पार्ट में एरर है, ठीक है। अपना पहला क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन को देखें। द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट कालिदास आर रिगार्डेड एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी एरर को ही फाइंड आउट करना होगा। तो आज के क्वेश्चन की शुरुआत एरर से ही हुई है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट कालिदास आर रिगार्डेड एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। पहले आप तो ये बताएं कि यहाँ पर कालिदास जो है वो एक ही व्यक्ति की बात हो रही है कि ग्रेट पोएट और ड्रामेटिस्ट दो अलग अलग लोग हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि दो नाउन, ठीक है, और या एडजेक्टिव विशेष करके आपको जब किसी एक नाउन को दो एडजेक्टिव या दो नाउन आइडेंटिफाई करें तो दोनों के पहले अगर द या ए या एन आर्टिकल लगा हो, ठीक है, द ए या एन आर्टिकल लगा हो तो दो अलग अलग लोग होते हैं, ठीक है। इस वजह से दो अलग अलग लोग होने की वजह से प्लूरल वर्ब लगता है, आई मीन टू से हेल्पिंग वर्ब। बट जब एक के पहले लगा हो हेल्पिंग वर्ब एडजेक्ट वो आर्टिकल और दूसरे के पहले ना लगा हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, ध्यान रखिए, क्योंकि दोनों एक ही व्यक्ति की बात होती है। अब आप देख पा रहे हैं कि वही ग्रेट पोएट और कालिदास ड्रामेटिस्ट बराबर कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो यहाँ पर इज हो जाएगा, ठीक है। यही सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, कुछ अलग से क्वेश्चंस नहीं बनता है, ठीक है। आप कह सकते हैं पैटर्न या फिर स्ट्रक्चर सेम रहता है, बस आपको शब्द अलग देखने को मिल जाएंगे, ठीक ना। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। एनिमल्स आर बर्ड्स लिविंग इन ग्रुप्स। एनिमल्स या बर्ड्स जिस ग्रुप में रहते हैं उनको क्या कहते हैं, उनके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या यूज़ होता है। हर्ड यूज़ होगा, सोशिएबल यूज़ होगा, या ग्रिगारियस यूज़ होगा, या कैटल यूज़ होगा। तो आप देख पा रहे हैं एनिमल्स या बर्ड्स, जब भी कोई जानवर कोई पक्षी ग्रुप में रहता है तो उसको क्या कहते हैं, झुंड के पशु पक्षियों को हर्ड कहा जाता है कि सोशिएबल, कि ग्रिगारियस, या कैटल, बताइए।
अगर देखिए पर्टिकुलर चारा चरने वाले यानी कि चरवाहे मवेशी की बात करें, ठीक है, चारा खाने वाले मवेशी तो कैटल यूज़ होगा, दूध देने वाले मवेशी कैटल यूज़ होगा। लेकिन यहाँ बर्ड्स की और एनिमल्स की दोनों की बात हो रही है। और अब देखिए अगर आप देख पा रहे हैं कि हाथी हो, भेड़ हो, बकरी हो, इस तरीके के कुछ पर्टिकुलर हो तो हर्ड यूज़ होता है। सोशिएबल मतलब समाज में रहने योग्य तो मनुष्यों के लिए यूज़ होता है। ग्रिगारियस एक शब्द है जिसका मतलब होता है झुंड में रहने वाले पशु या पक्षी, तो आपको क्या कहा जाएगा, ग्रिगारियस कहा जाएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ओके। इसलिए आप पर्टिकुलर किसी कुछ निश्चित एनिमल के लिए हर्ड यूज़ करते हैं। कैटल जो है दूध देने वाले पशुओं के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ सभी एनिमल सभी पक्षी की बात हो रही है तो ग्रिगारियस। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, GREGARIOUS, ठीक है। ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ स्पेलिंग है, ओके। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। आपको बताना है कि चारों सेंटेंसेस में से ग्रामेटिकली कौन सा करेक्ट है। इट मीन्स बाकी जो तीन होंगे वो इनकरेक्ट होंगे। वो तीन में कौन कौन सा है। पहला, वी रेयरली सी अ लायन, क्या ये सही है। दूसरा देखें, ही प्लेड गुड। तीसरा, ही लिव्स इन माइजर। और चौथा, वी स्कार्सली सीन अ लॉयन। फटाफट बताएं ग्रामेटिकली कौन सा करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। कोई एक इनकरेक्ट दे देगा, चार करेक्ट दे देगा, तीन करेक्ट दे देगा, या कोई एक करेक्ट दे देगा, बाकी तीन इनकरेक्ट दे देगा। जिस भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे यू विल हैव टू गिव राइट आंसर, ओके। बताइएगा, ध्यान करिएगा। देखिए आप हमेशा ग्रामर को ही फॉलो करें। देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वी सब्जेक्ट है, रेयरली मतलब एडवर्ब है, सी अ लायन बड़ी मुश्किल से, बड़ा दुर्लभ है कि हम सभी को शेर दिखाई दे, ठीक है। और देखना कि कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया है कि विच वन इज़ करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, ओके। तो ये तो करेक्ट निकल ही गया, इसका मतलब बाकी को आप नहीं ध्यान देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये एग्ज़ाम थोड़े है, ये तो प्रैक्टिस सेट है, आपको चारों जानना चाहिए। ही प्लेड गुड, बहुत से बच्चों को लग रहा होगा यही सही है, नहीं भाई। प्लेड वर्ब है, आपको एडवर्ब फॉलो करना पड़ेगा, वेल। गुड तो एडजेक्टिव है और वर्ब को एडवर्ब फॉलो करता है, वेल हो जाएगा। तीसरा देख लीजिएगा, तीसरा, ही लिव्स इन माइजर। तो यहाँ पर ही लिव्स इन माइजर नहीं, यहाँ पर जो है माइजरली होना चाहिए था। माइजरली मतलब होता है बड़ी कंजूसी से अपना दिन गुजार रहा है। माइजर तो आपको एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। वी विल हैव टू यूज़ आफ्टर वर्ब एड वर्ब, ओके, ना कि एडजेक्टिव। तो यहाँ पर भी देखिए वेल आना चाहिए था, यहाँ माइजरली, तो ये दोनों तो गलत निकल गया। वी स्कार्सली सीन अ लायन, इसमें क्या गड़बड़ है तो ध्यान करिएगा। स्कार्सली हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है तथा ये हमेशा अपने साथ वर्ब को लाता है, उसके बाद सब्जेक्ट लाता है, पहली गड़बड़। दूसरी गलत, दूसरा पॉइंट इसमें ये गलत है कि वी के बाद बिना हेल्पिंग वर्ब के वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लग सकता। बात समझ पा रहे हैं ना, तो बाकी तीनों गलत है। वी रेयरली सी अ लायन, जैसे ऑफन हो गया, यूजली हो गया, ऑलवेज हो गया, कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो हमेशा सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले लगते हैं। हाँ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ए ऑप्शन ही क्यों सही है, ओके। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा, ठीक है। आपको मिला है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दिया गया सेंटेंस कौन सा है ये आपको देखना पड़ेगा, लेकिन बनाना किस में है, कॉम्प्लेक्स में बनाना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन दिया है, देखिए, ठीक है, क्या कि कॉम्प्लेक्स में बनाना है। पहला ऑप्शन, आप पहले सेंटेंस पढ़ें, ही इज़ बिलीव्ड टू हैव डाइड ऑफ मलेरिया। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि वह मलेरिया से जो है उनकी मृत्यु हुई होगी। अब बताइए, इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कॉम्प्लेक्स के कंजक्शन याद कर लें। एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। दो क्लॉज डिपेंडेंट होते हैं, जो है एक पर दूसरा, इंडिपेंडेंट नहीं होता। और एंड कंजक्शन तो कंपाउंड में लगता है, समझ पा रहे हैं ना, कंपाउंड में। कंजक्शन ही पहले चलिए हम बता देते हैं। अगर आपको एज वेल एज दिया हो कहीं पर, ठीक है, एज वेल एज, और आपको दिया हो एंड दिया हो, बट दिया हो, यट दिया हो अकेले,
और दिया हो आपको बोथ के साथ एंड दिया हो, आइदर आर दिया हो, नाइदर नार दिया हो, ओ और दिया हो, अदरवाइज दिया हो, नोट करते चलेंगे, अदरवाइज दिया हो, हाउ एवर दिया हो, और आपका एसो सो दिया हो, एफ ए एफ ओ आर फॉर दिया हो, या दिया हो देयर फोर दिया हो, ठीक है ना। तो ये सभी हमेशा ये सारे कंजक्शन किस में लगते हैं, तो ये सभी लगते हैं कंपाउंड में। आई थिंक आपने नोट डाउन किया होगा, कंपाउंड सेंटेंस में, और बताया है कि कॉम्प्लेक्स में। अब ये पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा क्योंकि आपने कंजक्शन ही पहचान लिया। कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से होते हैं, दैट होता है, सो दैट होता है, और आपका वो इंस्पाइट रे सॉरी इंस्टेड ऑफ होता है, इंस्पाइट ऑफ तो सिंपल में होता है, इंस्टेड ऑफ होता है, हु होता है, विच होता है, व्हेन होता है, एज होता है, सिंस होता है, बिकॉज होता है, आफ्टर होता है, बिफोर होता है। बहुत सारे कंजक्शन होते हैं जो कॉम्प्लेक्स में लगते हैं। अब आप देखिए क्या पकड़ पा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स में एक जो है क्लॉज दूसरे पर निर्भर रहेगा। तो पहला वाला आपने स्किप कर दिया। दूसरा देखिए, इट इज़ बिलीव्ड दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया। यहाँ पर टाइप मिस्टेक में साइड ऑफ मिल गया है, बट आप यहाँ पर इसको डाइड मान लें, ठीक है, डाइड ऑफ मलेरिया यही करेक्ट है। देखिए ऐसा माना जाता है कि उसकी मृत्यु मलेरिया से हुई है। तीसरा ऑप्शन देखिए, मलेरिया डिजीज इज द कॉज ऑफ हिज डेथ, ऐसा नहीं घुमाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पीपल और चौथा, पीपल ऑलवेज बिलीव्ड दैट ही डाइड ऑफ, हमेशा से विश्वास करते हैं, तो पैसिव वॉइस में ईडी होना चाहिए, और ऑलवेज आकर के इस तरीके से तो ये भी नहीं होगा। मान लीजिए आप कि आपका यहाँ पर टाइप मिस्टेक है, और ए ऑप्शन नहीं, सी नहीं, डी नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है। ए साइड नहीं, डाइड लिखा है, ओके। इट इज़ बिलीव्ड दैट, अब दैट मतलब क्या, तो आपका ये क्लॉज इस पर निर्भर कर रहा है, ओके। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आगे बढ़ जाएं क्वेश्चन नंबर 6 में, ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू पीपल और थिंग्स वेयर एज वन अनदर इज यूज्ड फॉर, बताइए। ईच अदर का प्रयोग दो के लिए होता है, लेकिन वन अनदर का प्रयोग, बताइएगा, हम नहीं पूरा करेंगे अभी। वन अनदर का प्रयोग, ऑप्शन ले लीजिए, टू पर्सन्स, मोर देन टू पर्सन्स, लेस देन टू पर्सन्स, नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रख लीजिएगा, दो से अधिक के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी। और ये है क्या, तो ये जान लें फ्रेंड्स, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। हिंदी में परस्परवाचक सर्वनाम दो होते हैं, एक होता है ईच अदर और दूसरा होता है वन एन अदर, ओके, वन एन अदर। ईच अदर का प्रयोग दो लोगों के लिए और दो से अधिक के लिए वन एन अदर का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ओके। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग प्रोनाउंस माई, आवर, योर, हर, देयर आर कॉल्ड, बताइए। तो आपने अभी देख लिया ना कि ये सब क्या है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन नहीं है, इनडिफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन। तो इनडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, इनडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं सम, ऑल, एनी, नो। कुछ होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो इनडिफिनिट होते हैं, जैसे हम कह दें, है ना, आई हैव अ पेन, तो ये आर्टिकल हो गया, लेकिन कह दें आई हैव नो एनी पेन, तो यहाँ पे नो, आई हैव नॉट एनी पेन, तो एनी आपका कोई पेन नहीं है, अनिश्चित हो गया, ठीक है। देयर आर सम बॉयज़, है ना, तो आर आपका सम बॉयज़, तो सम मतलब इनडिफिनिट, तो जिसको आप डिफाइन ना कर पाएँ। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो ये आपका गलत हो गया। पोजेसिव प्रोनाउन होता है हम सभी का माई, आवर, योर, हर, ये सब पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये सब पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, बट अब ऑप्शन में ये क्वेश्चन आया हुआ है एक्चुअली, तो जो है आप देख पा रहे हैं कि ऐसे आइडेंटिफाई करना है। तो आप देखिए, ये पोजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो माई का माइन हो जाएगा, आवर का आवर्स हो जाएगा, योर का योर्स हो जाता है, हर का हर्स हो जाता है, देयर का देयर्स हो जाता है। जैसे अगर आपको कहना है
दिस इज माई बुक। तो यहाँ पर बुक एक नाउन है और माई पोजेसिव एडजेक्टिव है, पीए पोजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसे कह दे, दिस बुक इज माइन, MINE, तो यहाँ पर भी मेरा का ही मीनिंग निकला। लेकिन ये देखिए बिना किसी नाउन के आया है, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन है। समझ पा रहे हैं ना? तो जैसे क्वेश्चन मिले आपको उसी तरह से मुड़ जाना है। ऑप्शन नंबर डी। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। यूज अ सुटेबल कलेक्टिव नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको बताना है अ गैंग ऑफ। तो गैंग किसको कहते हैं? थीव्स के झुंड को, प्रिजनर्स के झुंड को, कन्विक्ट्स के झुंड को, या ऑल ऑफ द अबव होगा। तो ज़्यादातर बच्चों आपने सुना है रॉबर्स, यानी डकैतों की गैंग होती है, ठीक है, रॉबर्स। तो रॉबर्स भी सही है, थीव्स भी सही है, प्रिजनर्स भी सही है, कन्विक्ट्स भी सही है। कन्विक्ट्स माने अपराधी, प्रिजनर्स मतलब कैदी, और थीव्स मतलब आप जानते हो थीफ का प्लूरल चोर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। गैंग शब्द कलेक्टिव नाउन के रूप में इन सभी के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। डिसीजन, बॉटमलेस, यूजफुल, या आपको देखना है अनफैमिलियर। इसमें आपको देखना है कौन सा करेक्ट है, यानी कि बाकी स्पेलिंग्स इनकरेक्ट हैं, बाकी स्पेलिंग इनकरेक्ट हैं। अब आप देख पा रहे हैं डिसीजन की स्पेलिंग DECI, इसके बाद SION होता है डिसीजन, तो ये तो अपना करेक्ट निकल गया। डिसीजन की स्पेलिंग करेक्ट है। बॉटमलेस की BOTTOM होता है, LESS, तो ये इनकरेक्ट है। यूज़फुल की USEFUL होता है यूज़फुल की करेक्ट स्पेलिंग। तो आप देखिए, और अनफैमिलियर का FAMILIAR, ठीक है, तो ये तो सही है। तो यहाँ पर आपका अनफैमिलियर और डिसीजन दोनों सही है। समझ पा रहे हैं ना? तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, बॉटमलेस और यूज़फुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आई एम टू बाई अ बैट, पैसिव वॉइस में बनाना है। क्या ध्यान करना पड़ेगा? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, तो आपको सीधे कर देना है टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यही पैटर्न आपको अपनाना है। बाकी आई एम वगैरह कुछ चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि आपका जो आई एम है वो प्रेजेंट में ही रहेगा, यानी आई एम हट करके अगर बैट है तो बैट आगे आके इज बन जाएगा। तो देखिए जब नहीं चेंज होगा, प्रेजेंट प्रेजेंट में ही रहता है, पास्ट पास्ट में जा रहता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्रेजेंट का पास्ट तो नरेशन में जाता है, वॉइस में तो होगा नहीं चेंज। तो आई एम टू हो तो आई एम टू बी होता है। यहाँ पर किस में हो जाएगा? पहला वाला वॉज नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए इज़ नॉट, तो जब सेंटेंस में ही नॉट नहीं दिया है तो यहाँ भी नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, और यहाँ ING नहीं करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म टू बी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर देखिए आई एम टू दिया हो, आर टू दिया हो, इज़ टू दिया हो, वॉज टू दिया हो, और वर टू दिया हो, और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया हो एक्टिव में, तो क्या करते हैं? टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बना देते हैं बस, और टेंस नहीं चेंज होता, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये नहीं बदलेंगे। इज़ टू बी बॉट, यही सही है, बी वाला ऑप्शन। तीसरे में इज़ नॉट है, और चौथे में बाइंग कर दिया है, ये भी गलत है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इंडिविजुअल्स की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? व्यक्तिगत, वैयक्तिक, INDIVI, उसके बाद होता है DUALS। तो क्या पहले में है? INDIVI DUALS, इंडिविजुअल्स होता है, ठीक है। इंडिविजुअल भी बहुत लोग पढ़ते हैं। तो ये आपका EL है, गलत हो गया। बी ऑप्शन में सेम स्पेलिंग दिया है, और डी में देखिए बी के बाद ई कर दिया है, और चौथे में डबल एल कर दिया है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। इंडिविजुअल की करेक्ट स्पेलिंग बी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देख लें। नन, इसके बाद कह रहा है कि द ब्रेव डिजर्व द फेयर।
बताइए ये क्या है। आपने उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा ना कि अगर कह दिया जाए ओनली यू आर द ब्रेव बॉय, तो ओनली को चेंज करके नन बट लगाते थे। अगर आपने याद किया हो ट्रांसफॉर्मेशन में, तो नन के साथ और नथिंग के साथ हमेशा बट लगता है। आप इसको ऐसे भी जान सकते हैं, नन कहीं लिखा हो और नथिंग कहीं लिखा हो, तो इसके साथ कुछ और ना यूज़ हो करके ऑलवेज हमेशा यूज़ होगा बट। ठीक है, हमेशा हम सभी बट का यूज़ करेंगे। तो नन के बाद एज देन ऐसा कुछ नहीं होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपको टफ लगे उसको नोट डाउन करते चलें। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ठीक है, प्लॉसिबल, तो प्लॉसिबल का अपोजिट क्या होगा। पॉसिबल नहीं लिखा है, प्लॉसिबल लिखा है, ध्यान करिए। इन लगा के बनाएंगे कि अन लगा के बनाएंगे कि इम लगा के बनाएंगे कि डिस लगा के बनाएंगे, बस यही अगर ध्यान हो तो काम हो जाएगा। ध्यान रख लीजिएगा, जब भी पी से स्टार्ट हो तो आई एम लगता है। जैसे आप देखिए कहते हैं ना इम्प्रॉपर, ठीक है, इम्पॉसिबल, इस तरीके से यूज़ करते हैं ना, इम्प्रॉपर, इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अन, इन, डिस ये सब हटा करके सी ऑप्शन करेक्ट मार देंगे। ठीक है, और अगर आई आर हो तो आई आर में, जैसे आर हो तो आई आर इरेगुलर, एल हो तो इलीगल, समझ पा रहे हैं ना। तो इस तरीके से आपका इम्प्लॉसिबल, तो इम्प्लॉसिबल मतलब जैसे इसका मतलब होता है उपयुक्त या उचित, और इसका जस्ट अपोजिट पूछा है तो इसका मतलब होता है अनुपयुक्त, अविश्वसनीय, तो इलॉजिकल हो जाता है। ठीक है, इलॉजिकल इसका सिनोनिम है किसका, इसका अनुपयुक्त का, यानी कि सी का। और आप देखो इम्प्रॉपेबल, इम्प्रोबेबल, ठीक है, इम्प्रोबेबल, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, इस तरीके से ये सब इसका सिनोनिम है। तो आपका अपोजिट पूछा है प्लॉसिबल का, प्लॉसिबल मतलब विश्वसनीय या अनुपयुक्त, तो हो जाएगा विश्वसनीय या उपयुक्त, तो इसका उल्टा अविश्वसनीय या अनुपयुक्त बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का एंटोनिम क्या है। कॉन्फिडेंट मतलब क्या, आत्मविश्वासी। आत्मविश्वासी का वरीड यानी चिंतित, पेसिमिस्टिक निराशावादी, और आपका डिप्रेस्ड मतलब होता है तनाव में। और कॉन्फिडेंट का जस्ट अपोजिट देखिए, इसका जैसे आत्मविश्वासी होता है ना, जस्ट अपोजिट ध्यान करिएगा, आत्मविश्वासी है ना, इस तरीके से आत्मनिर्भर, तो ठीक जो है इसका उल्टा डिफिडेंट होता है। डिफिडेंस मतलब कॉन्फिडेंट से दिमाग में लगा सकते हैं आप, डिफिडेंट इसका मतलब आत्मसंशयी, यानी अपने ऊपर ही उसका शक बरकरार रहे, अपने ही ऊपर शक करे, दैट इज कॉल्ड आत्मसंशयी। शंकालु भी इसका जो है होगा। ठीक है, इसका और भी अगर आप देख सकते हैं सिनोनिम डिफिडेंट का, तो आप डाउटफुल कर सकते हो। ठीक है, डाउटफुल आप इसका सिनोनिम कर सकते हैं, अनश्योर इसका सिनोनिम आप कर सकते हैं, और अगर आप डिसट्रस्टफुल भी इसका सिनोनिम आप लिख सकते हैं। ठीक है, डिसट्रस्टफुल, समझ पा रहे होंगे ना। तो आपका कॉन्फिडेंट का उल्टा डिफिडेंट होता है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 15, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रैलिटी। फ्रैलिटी मतलब क्या होता है। फ्रैलिटी मतलब होता है दुर्बलता। फ्रैलिटी मतलब होता है नैतिक कह सकते हैं कमजोरी, चारित्रिक कमजोरी, इसको फ्रैलिटी कहते हैं। तो फ्रैलिटी मतलब आपने देख लिया दुर्बलता। एंटोनिम पूछा है, एनर्जी, इंटेंस, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट अपोजिट आपका हो जाएगा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब आप जानते हो ताकत या बल, इसको टफनेस भी कह सकते हैं। ठीक है, टफनेस इसका सिनोनिम आप नोट कर सकते हैं स्ट्रेंथ का। और रोबस्टनेस भी एक शब्द है, रोबस्टनेस, ये भी इसका सिनोनिम है स्ट्रेंथ का। ओके, और फ्रेलिटी का अपोजिट कुछ भी एग्जाम में दे सकता है, तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना होगा। क्वेश्चन नंबर 16, अ वार ऑफ रिलीजन्स। धर्म युद्ध को क्या कहते हैं, धार्मिक लड़ाई। तो देखिए कैलीग्राफी मतलब होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ठीक है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, तो आपका ये आंसर नहीं होगा। और आप देख लीजिए कैवेलरी मतलब घुड़सवार सेना,
और इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, और कैलीग्राफी मतलब ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। क्रूसेड मतलब होता है जिहाद। जिहाद का सबसे पहले प्रयोग जो है बाबर ने किया था, आपने पता है ना, बाबर ने किया था जिहाद। जिहाद मतलब धर्म युद्ध, ठीक है। जिहाद भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, जो भी एग्जैक्टली वर्ड हो आप ध्यान करें। धर्म युद्ध, ठीक है। धार्मिक लड़ाई क्या कहेंगे, क्रूसेड। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, द स्टडी ऑफ एंसेंट सिविलाइजेशंस क्या कहलाएगा, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या आर्कियोलॉजी, बताइए। बहुत से विद्यार्थी हिस्ट्री करेक्ट कर रहे होंगे, बट आपको ध्यान करना है, हिस्ट्री मतलब इतिहास का अध्ययन, यहाँ सभ्यता का अध्ययन बता रहा है, और सभ्यता मतलब सब कुछ। ओके, तो यहाँ पर हिस्ट्री ही नहीं करेक्ट करेंगे। एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, और ऑर्निथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बर्ड्स यानी पक्षी विज्ञान। आर्कियोलॉजी आप कह सकते हैं, इसका मतलब पुरातत्व विज्ञान। ओके, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इसमें इंक्लूड है। तो आर्कियोलॉजी, इसका एग्ज़ाम में जो है स्पेलिंग भी पूछता है, तो आप इसको कैसे याद करोगे, आर्काइयोलॉजी। अगर काइयो पढ़ लोगे आप, काइयोलॉजी, तो आपको ध्यान रहेगा कि CHAEO है, ये चीज़ आप ध्यान करने के लिए आर्काइयोलॉजी या आर्कियोलॉजी, जैसा भी आप अपना प्रोनाउंसिएशन बनाएं, आपको समझना होगा कि आपको ये स्पेलिंग किसी भी तरीके से लर्न करना है, ठीक है। आर्कियोलॉजी की करेक्ट स्पेलिंग होती है ARCHAEULOGY। एंथ्रोपोलॉजी की भी स्पेलिंग एग्जाम में पूछा है, तो एंथ्रोपोलॉजी तो ANTHROPOLOGY, ये भी स्पेलिंग एग्जाम में आता है। और निथोलॉजी की भी आता है, पक्षी विज्ञान, ठीक है। आर्कियोलॉजी का तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, बॉडी ऑफ सिंगर्स इज कॉल्ड, बॉडी ऑफ सिंगर्स क्या कहलाते हैं, ग्रुप कहलाता है, बैंड कहलाता है, गैंग कहलाता है या कोर कहलाता है, बताइए। तो याद रख लीजिएगा, जैसा कि मैंने पॉइंट आउट कर ही दिया है, कोयर, इसी से कोरस बना है, यानी कि सिंगर्स का समूह कहलाता है, गायक मंडली, ठीक है, या गायक मंडल उसको आप कहेंगे, ठीक ना। बॉडी ऑफ सिंगर्स को कॉर कहा जाता है, ठीक। ग्रुप किसी भी इंसान के समूह को कह सकते हैं। बैंड ऑफ म्यूजिशियन होता है, ठीक है, म्यूजिशियन होता है, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, इसको ध्यान रखिएगा, मतलब कि गाने बजाने वालों दोनों का समूह बैंड कहलाएगा। गैंग ऑफ रॉबर्स, गैंग ऑफ थीव्स, गैंग ऑफ प्रिजनर्स और गैंग ऑफ कन्विक्ट्स होता है, ये आपने अभी पढ़ लिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ पा रहे हैं ना, नोट कर लें। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग, इनकरेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है। सिंपैथी, एम्पैथी, अपैथी, टेलीपैथी, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। सिंपैथी की करेक्ट स्पेलिंग बताएं, SYMPATHY, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, ये तो करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट पूछा है। इम्पैथी, EMPATHY, इम्पैथी, एम्पैथी मतलब समानुभूति, यानी कि जैसे दर्द सामने वाले को हो, सेम दर्द का एहसास अगर सामने वाले इंसान को भी होता है। जैसे आप देखते हो ना, मदर अगर मतलब कोई बच्चा परेशान होता है तो उसकी माँ को ये फीलिंग होती है कि मेरे बच्चे को क्या तकलीफ है, वो माँ ही फील कर सकती है। दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश वी कैन से एम्पैथी। बट इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग, नो बडी इज फीलिंग योर फीलिंग्स, only he can say everything will be good, okay, don't worry, that is called in English sympathy, okay। और apathy मतलब होता है no feeling, ठीक है। तो यहाँ पर अपैथी, तो सिंपैथी, इम्पैथी, अपैथी, ये तीनों करेक्ट है। टेलीपैथी अपना करेक्ट नहीं है। टेली में TELEPATHY होता है, इसका मतलब होता है मन को पढ़ लेना, यानी कि यही इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। टेलीपैथी की करेक्ट स्पेलिंग है TELEPATHY। टेलीपैथी मतलब होता है मन के भाव को पढ़ना, मानसिक दूर संचार, मन की बात पढ़ना, भावनाओं को समझना, ये सब आपका कि मन में आदमी के क्या चल रहा है, इसको कहने से पहले सामने वाला समझ जाए, दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी इन इंग्लिश, ओके।
तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं स्पेलिंग के, ये किसी भी प्रकार से आपको लर्न करना पड़ेगा। एट एनी कॉस्ट यू विल हैव टू लर्न, ओके, बिकॉज एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाले हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। तो आप किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं ले सकते। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। चूज़ द इनकरेक्ट स्पेलिंग। इनकरेक्ट स्पेलिंग फिर से आपको मिल जाएगा, पाँच स्पेलिंग आता है, ठीक है, एक एक एग्ज़ाम में। तो स्पेलिंग को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। सक्सेसफुल, सक्सीड, सक्सेशन, सक्सेसर। सक्सेसर कौन सा करेक्ट होगा? सक्सेसफुल क्या है? एडजेक्टिव है, मतलब सफलतापूर्वक, ठीक है, सफल। और फुली होता तो सफलतापूर्वक एडवर्ब हो जाता। तो इनकरेक्ट ढूंढना है ना। तो ये सही है। सक्सीड में SUCCEED होता है, ये भी सही है। सक्सेशन में SUCCESS ION जो आपका है वो एज अ सफिक्स यूज हुआ है, ठीक है। तो ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो चौथा क्यों गलत है? SUCCESSAR होता है। सक्सेसर मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी, ठीक है। और सक्सेशन मतलब होता है उत्तराधिकार। ओके, तो सक्सेसर नाउन है आपका, उत्तराधिकार। और आपका सक्सेसर उत्तराधिकारी एडजेक्टिव है और सक्सेसर नाउन है। तो डबल एस यहाँ हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। हिज यूटोपियन आइडिया वॉज इंटरटेनिंग बट नॉट एक्सेप्टेबल। बताइए यूटोपियन आइडिया का क्या मीनिंग है? अनप्लीजेंट आइडिया, इमेजिनरी आइडिया, क्लासिक आइडिया, इंटेलिजेंट आइडिया। मतलब इस आइडिया को ही बयां किया जा रहा है, बताएंगे। याद रख लें बच्चों, एक यूटोपिया होता है, एक डिस्टोपिया होता है। यूटोपिया, डिस्टोपिया, यूटोपिया को राम राज्य कहते हैं, ध्यान कर लीजिएगा। यूटोपिया एक शब्द है जो 1516 में थॉमस मूर नाम के एक राइटर थे जो एलिजाबेथन एज के थे, जिन्होंने मतलब जो है इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने जो है आप कह सकते हैं क्या कि 1516 ईस्वी में इन्होंने एक किताब लिखी थी जो कि यूटोपिया था। थॉमस मूर नाम था इनका। मतलब राम राज्य एक आदर्श राज्य की कल्पना की जहाँ सब कुछ अच्छा हो, कोई भी पैनिक ना हो, कोई ईर्ष्या ना हो, कोई द्वेष ना हो, कोई लालच ना हो, कोई तकलीफ ना हो। वो क्या होता है? तो अनप्लीजेंट आइडिया नहीं, इमेजिनरी आइडिया। और आपका बाकी तीसरा चौथा गलत हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मतलब एक आदर्श समाज का विचार, दैट इज कॉल्ड यूटोपियन आइडिया, ठीक है। कह सकते हैं वो हिज यूटोपियन आइडिया यानी इमेजिनरी आइडिया वॉज इंटरटेनिंग, मतलब मनोरंजन वाला तो था लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है, कि उसकी अवधारणा आज के अराजकता भरे समाज में नहीं की जा सकती। ओके, तो आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देख लें। टू पुट एन इंड, इसका मतलब क्या होता है? ये एक आइडियम है, बताइए। टू पुट एन इंड, अब देखिए हिंट दिया हुआ है ना कि समापन करना। तो समापन करना तो भाई शुरू कैसे हो सकता है, कंटिन्यू भी कैसे हो सकता है। इनफोर्स मतलब होता है किसी चीज़ को बल देना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। कुछ ना कुछ हिंट जरूर आपको क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है। और अगर आप हिंट को नहीं पकड़ सकते हैं तो कोई दो ऑप्शन आप पूरी तरह से हटा देंगे। जो दो कोई बचता है तो उसमें भी आप थोड़ा सा जो है थोड़ा टेक्निक का प्रयोग करें। आप सोचें कि कौन सा, मतलब इसमें से भी कौन सा सुटेबल है, तो आपका ज़्यादा चांसेस होता है करेक्ट होने का। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है? टू बी र्यूड, या टू बी डिप्लोमेटिक, या रिपोर्ट बाय गवर्नमेंट, टू गिव इंफॉर्मेशन। तो ब्लू बुक होता है। कॉस्टली और ट्रबलसम पोजेसन, यूजलेस टू इट्स ओनर। बताइए सफ़ेद हाथी खरीदेंगे तो उसके साफ सफाई में ही तो उसका सारा आपका खर्चा, सारा समय जाएगा। आप सोचेंगे वो काला ना होने पाए, उसके ऊपर कोई स्पॉट ना लगे, तो आप ढेर सारे सोप का, अच्छे अच्छे चीज़ों का उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। उसके ऊपर बैठेंगे भी नहीं कि थोड़ा मड ना लग जाए, कहीं गंदा ना हो जाए। तो उसके जो है आपकी समस्या का ही कारण बनेगा वो। आपकी समय को, आपके पैसे को, आपको ये आपकी मतलब आपको एक प्रकार से निरर्थक सा उस लगेगा। वाइट एलिफेंट कीमती चीज़, लेकिन आपके लिए वो कॉस्टली भी हो तथा समस्या भरी हो। तो आप क्या कहेंगे? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, वाइट एलिफेंट, ठीक है। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। ओके, बढ़ जाए आगे।
24 नंबर क्वेश्चन देखें। एन अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, बताइए। तो एन अर्ली बर्ड क्या हटेगा, तो हटेगा ही, ठीक है। नहीं हटेगा तो नो इम्प्रूवमेंट लगा दें। पहला कह रहा द अर्ली बर्ड, तीसरा अर्ली बर्ड, चौथा अर्ली बर्ड और पांचवा नो इम्प्रूवमेंट। तो याद रखें फ्रेंड्स, जब किसी भी चीज़ को कॉमन नाउन की तरह प्रेजेंट किया जाता है, जैसे बॉय तो सभी बॉय, तो द बॉय है ना। गर्ल तो पूरी जाति, तो द का प्रयोग करते हैं। तथा अगर किसी पर्टिकुलर को आप इंडिकेट करना चाहें, जैसे आई मेट द बॉय हु हेल्प्ड मी यस्टरडे, तो आप उस लड़के की बात कर रहे हो जिसने कल आपकी मदद की, तो यहाँ पर द इंडिकेशन के सेंस में लग गया। लेकिन कॉमन नाउन के पहले जब पूरी समूह का बोध होता है तब द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ये प्रोवर्ब है, ठीक है। प्रोवर्ब मतलब होता है कहावतें या मुहावरे। कह रहा है कि जो है, कहते नहीं पहले आओ पहले पाओ, तो वही चीज़ है। एन अर्ली बर्ड ना होकर के यहाँ पर द अर्ली बर्ड हो जाएगा, कि द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, मतलब वह पर्टिकुलर चिड़िया जो जल्दी से, मतलब सुबह उठती उठती है या पहले काम को शुरू करती है, तो वर्म मने होता है क्या, कीड़े मकोड़े, तो उसको पाती है। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, द अर्ली बर्ड मतलब वह कोई भी चिड़िया जो भी पहले काम शुरू करेगी वो अपना भोजन पहले प्राप्त करेगी, ये कहावत है। बात समझ में। अवसर का पहले लाभ उठाना। क्वेश्चन नंबर 25 देखें। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ओल्ड हैबिट्स डाई, ये भी एक प्रोवर्ब है, आपको कंप्लीट करना है, एग्जाम में आया हुआ है। मच हार्डली, टू हार्ड, या हार्ड या विथ हार्ड, तो याद रखेंगे। कहते हैं ना कि जो है गलत आदतें जाते ही जाती हैं, या मतलब जाते ही जाती का मतलब कि बड़ी मुश्किल से जाती हैं, या नहीं ही जाती हैं का मतलब। तो सी ऑप्शन, यानी ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, मतलब बड़ी मुश्किल से ही ख़त्म होती हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको ये 25 क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वो मिसलिनियस टॉपिक से हैं, आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो पुनः पुनः आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने क्वेश्चंस को पूछें। टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आपको कैसे लगे वो भी बताएं, आपने कितना स्कोर किया यह भी बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप